स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मैथ सेकेंड का लेक्चर अभी स्टार्ट किए थे। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा कि हमने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट पीआई मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का राइट हैंड साइड का पोर्शन जीरो होता है, यानी क्यू की वैल्यू जीरो होती है, तो हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। बट आज हम लोग सीखेंगे कि जब राइट हैंड साइड में कुछ फंक्शन अलग आ जाए, मींस जीरो के अलावा कुछ अलग फंक्शन आ जाए, लाइक ई टू दी पावर ए एक्स साइन ए एक्स कॉस ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स टू दी पावर एन, इस तरीके के अगर फंक्शन आते हैं, मींस राइट साइड में जीरो ना हो, कुछ फंक्शन हो या समथिंग कांस्टेंट हो, तो हम सिर्फ सीएफ ही हमारा सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, और एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब q की वैल्यू e टू दी पावर ax दिया हो, जैसे e पावर 2x, e पावर 3x, e पावर 4x या e पावर माइनस ax, व्हाटएवर जो भी है, e के फॉर्मेट में है, तो हम लोग केस 1 यूज करेंगे टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। शॉर्ट फॉर्म में हम पीआई बोलेंगे। सिमिलरली अगर साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यू, फिर पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए 2-3 मेथड और होंगे पीआई के, उनको भी सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी 2 से 3 लेक्चर में हम लोग पीआई कैलकुलेट करना सीख लेंगे। और ऑलमोस्ट हर साल के एग्जाम में सीएफ और पीआई पर बेस्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है 7 मार्क्स में, या पहले जो पेपर का पैटर्न था 100 मार्क्स का, तो एक 10 मार्क्स में आता था। तो अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीआई फॉर ई टू द पावर एक्स एंड साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मेट का। ठीक है, तो अगर ई पावर एक्स दिया है क्यू का, सीएफ तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, बट पीआई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी लेना पड़ता है। ये कहां से आता है, डोंट वरी, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाएगा कि डी के फॉर्मेट में हम लोग पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं और वहां से जो वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जिसको हमने फंक्शन ऑफ डी कहा, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर -1 +2 व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा, अब जहां जहां डी है हर प्लेस पर इस डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर, डी क्यूब, जहां पर भी वैल्यू डी आएगा उन सबके प्लेस पर ए रख देंगे। और देखेंगे, ये भी हम ध्यान रखेंगे साथ ही साथ कि जब d की वैल्यू a रखा गया है तो fa नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, बिकॉज 0 नहीं आएगा तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कब, जब d की वैल्यू a रख दिया तब, तो ये हमारा pi हो जाएगा। बट जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन हो कि d के जगह पर a रख देने पे 0 नहीं आएगा। ऐसा भी होगा कि d के जगह पे a रखने पर 0 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी टोटल टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में क्या कहते हैं, ये केस ऑफ फेल्योर कहा जाता है। और उस केस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 1 × e पावर एक्स था, अभी न्यूमरेटर को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कब, जबकि fa = 0 आ रहा, मीन्स जहां d है वहां पर 0 है। करेक्ट। तो अगर ऐसा होता है d के प्लेस पर a रखने के बाद 0 आ रहा हो, तब ऐसा करते हैं। 0 नहीं आया तो यही पीआई हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा। करेक्ट। अब जब d = a रखने पर अगर हमारा f d के प्लेस पर आपने जितने भी d हैं, d स्क्वायर है, d क्यूब है, जो भी आएगा उसके प्लेस पर a रखा और वो 0 हो गया, तो इसका मतलब केस ऑफ फेल्योर है। हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे d के रेस्पेक्ट में। जैसे d² + 2d दिया है, मान लीजिए d² + 2d दिया है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d हो जाएगा और यहाँ पे d का 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो इस तरीके d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखिएगा। अब वापस से जहां d है, फिर से हम e के पावर में जो a दिया है वो वापस से रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि f' 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आया तो ये pi हो जाएगा, अदरवाइज 0 आया, फिर से आगे चलेंगे, एक x और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x ऑलरेडी एक x और मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अगेन डिनोमिनेटर को ट्वाइस मींस दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, और उसके बाद फिर से d के प्लेस पर ये a वाली वैल्यू रखेंगे। फिर चेक करेंगे कि वेदर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो दिस इज आवर पीआई। अगर 0 आ रहा है तो फिर से वही फर्दर प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। इस चीज को
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हम देखेंगे कि क्या हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब e टू दी पावर ax है तो ये pi निकालने का प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि राइट साइड में sin ax हो या cos ax हो, sin ax प्लस b हो या cos ax प्लस b हो, इन चारों में से किसी भी फॉर्मेट में दिया गया हो तो pi निकालने का तरीका थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है। सब हर तरीके के फंक्शन के लिए अलग अलग होता है, तो हर केस हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इस दो तरीके के केस के बारे में बात करेंगे। करेक्ट। अब बेटा यहाँ पे 1/fd² क्यों लिखा गया है? यहाँ पे 1/fd ही लिखा गया था। लिखा तो पूरा d का फंक्शन जाएगा यहाँ पे, d² 2d वॉटेवर जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन जो a की वैल्यू है sin ax cos ax, जो a की वैल्यू है वो सिर्फ d² की जगह रखी जाएगी। और कैसे रखी जाएगी? याद रखिएगा, d² के जगह हमें -a² रखना है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसका होल स्क्वायर नहीं, -a का होल स्क्वायर नहीं रखना। माइनस अलग है, a का स्क्वायर है, तो माइनस अलग रहेगा, a का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए a की वैल्यू 2 है तो d² की जगह आप -2 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस अलग होगा, 2 का स्क्वायर 4। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि माइनस भी इसके अंदर इंक्लूड है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बट वैसा नहीं है। d² की जगह हमें -a² रखना है। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ d² की जगह अगर कहीं पर d आ रहा है वहां कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी। जहां d³ आ रहा है वहां पर भी कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी। d⁴ आ रहा है तो d⁴ को आप ऐसे बना सकते हैं, d² का स्क्वायर बना सकते हैं, फिर इस d² की जगह -a² रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, sin ax और cos ax और sin ax प्लस b और cos ax प्लस b वाली केस में जब pi निकाल रहे होंगे तो सिर्फ d² की जगह -a² रखेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, माइनस अलग होगा, a² अलग होगा। ऐसा नहीं कि -a का होल स्क्वायर करना है, -a का होल स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बट वैसा नहीं करना है स्टूडेंट। प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो d² की जगह -a² रखेंगे। अगर d³ आ रहा होगा तो d³ को ऐसे लिख सकते हैं हम, d² इंटू d, तो इस d² की जगह -a² रख देंगे। इस d को अभी उसी तरह सेपरेटली डील करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से वही प्रोसेस, sin x अब d² की जगह -a² रखा, और -a² रखने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है यही हमारा pi आ जाएगा। अगर 0 आता है, ये भी ध्यान रखना है कि -a² रखा और 0 आ गया, मींस ये हमारा pi नहीं हुआ। हमें फर्दर आगे प्रोसीड करना है और x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, देखिए x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया गया है और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, तो f' d² आएगा। और फिर से वही प्रोसेस, d² की जगह अगेन -a², लेकिन ध्यान रखना है कि -a² रखने पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है स्टूडेंट तो दिस इज आवर pi। अगर 0 आता है, फिर से नेक्स्ट केस, एक और x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर को अगेन d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से वैल्यू रखेंगे d² की जगह -a² का, और फिर चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, 0 नहीं आ रहा है तो यही हमारा pi हो जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, बट ये जो फॉर्मूला है केस 2 pi निकालने का, ये सिर्फ और सिर्फ sin ax और cos ax के लिए अप्लाई है, या sin ax प्लस b और cos ax प्लस b के लिए अप्लाई है। ये मत सोचिएगा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए अप्लाई है। अगर यहाँ tan दे दे, sec दे दे, उनके लिए नहीं अप्लाई है, सिर्फ sin और cos के लिए अप्लाई है। करेक्ट। कई बार ऐसा होगा कि जब आप pi निकाल रहे होंगे sin ax या cos ax या e पावर x का, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में d दिखाई देगा। तो d का मतलब हो गया, डिनोमिनेटर में 1/d हो गया, उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में d आ रहा है तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। तो प्लीज स्टूडेंट इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें कि pi दोनों मेथड यूज हो जाए। pi निकालने के लिए e पावर ax का भी कुछ क्वेश्चन, कुछ पोर्शन रहेगा और sin या cos का भी कुछ पोर्शन रहेगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगी। तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोनों केस पर बेस्ड। जो मैंने यहाँ पर बोला प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। इस sin ax cos ax वाली केस में -a² रखा जाता है d² की जगह। सिर्फ d है, वहां कुछ नहीं रखेंगे। d³ है तो उसको d² इंटू d बना लेंगे, d² वाले प्लेस पर -a² रखेंगे। माइनस अलग, a² अलग, -a का होल स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इस केस में वैल्यू अक्सर बच्चे गलती करते हैं। d⁴ है तो उसको हम d² का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस की कैसे सॉल्व करेंगे। साइन और के केस में ऐसा होता है कि डी स्क्वायर डी क्यूब सबके प्लेस पर आपको ए रखना होगा, लेकिन ई पावर एक्स के केस में, लेकिन कॉस और साइन के केस में ऐसा नहीं होगा। कॉस और साइन के केस में सिर्फ डी स्क्वायर के प्लेस पे रखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, टू सॉल्व d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x। ये क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2010 में आया हुआ है, यूपीटीयू या एकेटीयू कह लीजिए। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। राइट साइड जो पोर्शन होता था प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो राइट साइड में 0 लिखा था, बट यहाँ पर राइट साइड में 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई फंक्शन है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI भी निकालना पड़ेगा क्योंकि Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका सोल्यूशन हम पहले सीखते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे CF। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो d ऑफ dx में, पहले ही बताया गया था आपको कि d कैपिटल D जो होता है d ऑफ dx के बराबर होता है। तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, d2y, क्योंकि d ऑफ dx को कैपिटल D लिख सकते हैं, 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x। जो राइट हैंड साइड का पार्ट होता है स्टूडेंट, दिस पार्ट इज q, मीन्स राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, एंड दिस इज नॉट 0, मीन्स हमें यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल PI भी निकालना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, d2 प्लस 4 d स्क्वायर प्लस 4 पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, e टू द पावर x प्लस साइन 2x। ये जो इक्वेशन ऐसा दिया था मॉडिफाई होके इस फॉर्मेट में होके इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब CF तो आपको हर केस में निकालना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम पहले निकालते हैं AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ इतने पोर्शन को देखते हैं, D वाले पोर्शन को। जहां D होता है वहां पे M रख देते हैं। बहुत सारे ऑथर जो हैं D में ही बताते हैं, बहुत सारी बुक में आपको D में ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से हमें रूट निकालना होता है d स्क्वायर प्लस 4। राइट साइड में कुछ भी दिया हो, इतने पोर्शन को ऑलवेज 0 के बराबर लेंगे। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको बोलते हैं सहायक इक्वेशन, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, y को नहीं लेंगे, सिर्फ इस फैक्टर को लेंगे, d वाले को, और जहां d है वहां पे m रख देते हैं। d स्क्वायर d हर जगह पे m रख देते हैं, d को m से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -4, m की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट -4, और आप लोगों को पता होगा अंडर रूट में कहीं माइनस आए तो उसके बदले आयोटा लग जाता है, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो स्टूडेंट आ जाएगा m प्लस माइनस 2 इंटू आयोटा। आयोटा किसके बदले आया, अंडर रूट -1 के बदले 4 का रूट 2 होता है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 0 प्लस माइनस एक सेकेंड, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। कंपेयर करें इसे तो देखिए कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 2। ठीक है जी, तो आपको CF लिखने में मदद मिल जाएगी। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट है, मतलब रूट m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिलती है, तो आप CF कैसे लिखते हैं बेटा, CF लिखते हैं e टू दी पावर अल्फा x, ब्रैकेट में लिखेंगे C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। याद होगा आपको, पिछला लेक्चर आप देख सकते हो वापस जाके। तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्मेट में आ रहा है तो बिल्कुल इसी में वैल्यू रख दीजिए। तो देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, C1, सॉरी आप चाहे अंदर e पावर अल्फा x का मल्टीप्लाई कर दीजिए या कॉमन ले लीजिए, तो हमने कॉमन लिया हुआ है तो e टू दी पावर अल्फा की वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0x, ब्रैकेट लगा लीजिए C1 cos बीटा x यानी 2x प्लस C2 साइन बीटा x यानी 2x। अब e टू दी पावर अल्फा की वैल्यू 0 है, 0x, 0 इंटू एक्स 0, e पावर 0 की वैल्यू 1, तो फाइनल जो आपका CF आता है यहाँ पर C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। ठीक है जी, ये आपका आ गया CF।
दिस इज योर CF। और इसको आप कुछ इक्वेशन बना लीजिए। अगर राइट साइड में 0 होता, इस इक्वेशन जो इक्वेशन दिया है इसके राइट साइड में अगर 0 होता तो यही आपका सोल्यूशन हो जाता। y इज इक्वल टू लिख देते C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। बट राइट साइड में 0 नहीं है तो हमें PI भी निकालना पड़ेगा। तो टू कैलकुलेट PI निकालने के लिए अब क्या करेंगे, ध्यान से जरा देखिए। हमारे पास दो फंक्शन है, सिर्फ e पावर x होता पहली केस लगेगी, sin 2x के साथ दूसरी केस लगेगी, जो अभी मैंने PI डिस्कस किया था आपसे। और इसके 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d किसको बोलेंगे, तो जो आपने ये d में कन्वर्ट करने के बाद जो y के साथ मल्टीप्लाई में d का प्रोडक्ट आया है ना, d का फैक्टर, वो पूरा लिखा जाता है d स्क्वायर प्लस 4। इसी को हम लोग फंक्शन ऑफ d समझ रहे थे, d स्क्वायर प्लस 4, ये वाला पार्ट। जैसा इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। कहीं यहाँ इसमें देखिए dy अपॉन dx नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में dy अपॉन dx भी हो, तो d2y प्लस dy प्लस 4y आ जाएगा, तो d का भी टर्म आ सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो डिनोमिनेटर में PI निकालते समय d का यही वाला पार्ट लिखा जाता है, इनटू इसके साथ किसका निकालना है आपका, जो q की वैल्यू होती, q की वैल्यू ये पूरा दिया हुआ है, तो e टू द पावर x प्लस साइन 2x। PI निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, अब 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 e पावर x के साथ भी आएगा, साइन 2x के साथ भी आएगा, तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई पावर x। सिमिलरली ये सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2x के साथ, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4। दोनों रूल एक में आ गया, ई पावर x का भी आ गया, साइन ax और कॉस ax वाला रूल भी आ गया। अब आपको e पावर x ax वाले केस में मैंने बताया था, जहां जहां d आएगा वहां पर a की वैल्यू रख देंगे। तो इस केस में a की वैल्यू क्या है, e के पावर में x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू एक्स, तो इस केस में a की वैल्यू 1 है। तो जहां जहां d है, d स्क्वायर हो d हो, e के केस में हर प्लेस पर a रखा जाता है, d के जगह भी, d के प्लेस पर भी, d के स्क्वायर के भी, d स्क्वायर पे भी, d क्यूब पे भी, जो भी हो, e पावर x की केस में बता रहा हूं। तो e पावर x यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए तो 1 मानेंगे, जहां d स्क्वायर है वहां 1 का स्क्वायर रख दीजिए, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये भी ध्यान रखना है कहीं वैल्यू रखते समय 0 तो नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू इसलिए 0 नहीं हो रहा है। 0 अगर हो जाता तो x का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते और इसको डिफरेंशिएट करते, तब वैल्यू रखते, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहां पर आते हैं साइन वाला कंडीशन। ये कंडीशन पैरेलली चल रहा है साइन वाली कंडीशन। साइन, अब साइन के केस में a की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है, स्टूडेंट देख लीजिए 2 दिया है। तो मैंने आपको बोला था इस केस में कि डी स्क्वायर की जगह माइनस a का स्क्वायर रखा जाएगा, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह हमें माइनस 4 रखना पड़ रहा है। जब यहाँ माइनस 4 रखेंगे तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया 0, केस ऑफ फेल्योर, फेल वाली केस आ गई। तो उस केस में बेटा क्या बताएगा, तब डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ऊपर x का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x इंटू साइन 2x, और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्यों ऐसा किया, क्यों डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखा, क्योंकि यहाँ d स्क्वायर की जगह हमें माइनस a स्क्वायर रखना था और a की वैल्यू 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 और प्लस 4 0 आएगा। इस वजह से मतलब हमारी अनडिफाइंड केस आ जाएगी, फेल्योर आ जाएगी। तो न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d बचेगा और 4 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा जी, ये आ गया। अब e टू द पावर x, ये पहला वाला टर्म 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, तो e पावर x अपॉन 5। तो देखिए e पावर x का PI आ चुका है, बट हमारे साथ साइन 2x का भी निकालना है अभी। तो ये हमारा बन गया x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2d। स्टूडेंट ध्यान रखना, d स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर वैल्यू रख पाते, किसकी, माइनस a स्क्वायर की। सिर्फ d है, कोई जरूरत नहीं है, या तो इसको स्क्वायर बना लीजिए। डी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, डी का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डी का डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डी साइन 2x, डिनोमिनेटर डी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने बताया कि अगर 1 बाई डी आ रहा है इसका मतलब इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में डी आता है इसका मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है डेरिवेटिव को हटाना। CF में भी जो डी CF जब हम निकाल रहे थे तो उसके हेल्प से रूट्स निकाले d के और उसके अकॉर्डिंग CF लिख दिया। PI में d 1 बाई d का फंक्शन आता है तो डेरिवेटिव को हटाना पड़ता है, इसके अलग अलग रूल होते हैं। e
पावर एक्स का रूल अभी हमने देखा इस फॉर्मेट में लगा, साइन वाला रूल इसमें लगा। अब अगर ये डी स्क्वायर होता तो डायरेक्ट डी स्क्वायर करेगा माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस 2 स्क्वायर रख देते यहाँ पर, बट अभी ये डी बच रहा है तो यहाँ वैल्यू नहीं रह सकते थे। या तो इसको डी बनाए, डी स्क्वायर बनाए, कैसे बनाएंगे, डी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिए तो भी वही आएगा, या तो 1/d बच रहा है ना तो 1/d डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए sin 2x को तो भी आ जाएगा आंसर। तो e टू द पावर x अपॉन 5 प्लस ये आ जाएगा x/2 और बाई डी बच रहा है। याद रखिएगा sin 2x हमारा पहले से फंक्शन दिया है तो सिर्फ sin 2x पे d की वजह से इंटीग्रेशन लगेगा। x तो आपने फेल्योर वाली केसेस की वजह से मल्टीप्लाई किया था, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन लगाते समय x के साथ भी लगा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। फिर से मैं लिख दूं एक बार क्लियर, 1/d और sin 2x, ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ 1/d sin 2x। x को इसके अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज x तो केस ऑफ फेलियर को डील करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया था। शुरू से तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है ना उसी के साथ सिर्फ इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे आप कि 1/d के बदले, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन 5 प्लस x/2। 1/d के बदले मैंने यहां बताया कि इंटीग्रेशन लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन दिया है sin 2x और dx। स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका इसका पार्ट हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin ax, फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, होगा भी, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ax। इंटीग्रेशन है इसलिए माइनस आएगा साइन में, और डिफरेंशिएशन में कॉस का माइनस बन जाता है, माइनस ax अपॉन a होता है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 दिया है। स्टूडेंट इधर का पोर्शन हमने कर लिया, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो प्लीज हमें इसे रफ करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, पी का पोर्शन, ये e टू दी पावर x अपॉन 5 प्लस x/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। sin ax का माइनस कॉस ax अपॉन a होता है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस a मतलब 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है जी। थोड़ा और मॉडिफाई कर ले तो माइनस इधर आ जाएगा, e पावर x अपॉन 5 माइनस प्लस माइनस x अपॉन 2 टू द 4, और ये आ जाएगा आपका cos 2x। तो स्टूडेंट दिस इज योर पी। दोनों का कंबाइन हमने डील किया। e पावर ax वाली केस में बेटा जहां जहां d आएगा उसके प्लेस पर a रख देंगे। e पावर ax में a की वैल्यू 1 थी तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। sin 2x वाले में a की वैल्यू 2 थी तो d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखना पड़ता। अगर माइनस a स्क्वायर यानी 4 -4 रखते तो +4 -4 0 हो जाता। इसलिए केस ऑफ फेल्योर x का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें तो 2x आता है, तो d स्क्वायर का 2 इंटू डी आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2d आ गया। अब सिर्फ अगर ये d स्क्वायर होता है यहाँ पर तो फिर से d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर रख लेते, बट d स्क्वायर नहीं 1/d है। 1/d का मतलब सीधा इंटीग्रेशन, या चाहे तो दूसरे तरीके से d का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर बना के फिर से वैल्यू रखते। तो एक प्रॉब्लम वहां पर आती कि d न्यूमरेटर में आता, फिर d न्यूमरेटर में आता तो डिफरेंशिएट करना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका पी आ गया बच्चों। अब लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। दोनों क्यों, CF तो हर केस में निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलवेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। PI सिर्फ राइट साइड के फंक्शन को देख के किया जाता है। इसमें E का भी फंक्शन था, sin 2x था, मतलब Q 0 नहीं था, इस वजह से हमें लिखना पड़ता है। तो y इज इक्वल टू CF ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ CF प्लस PI। PI की वैल्यू आई है e टू दी पावर x अपॉन 5 माइनस x/4 cos 2x। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। इस सोल्यूशन को हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि C1 C2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। C1 C2 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं पता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशन दी रहती है, उस कंडीशन के बेसिस पर हम लोग C1 C2 की वैल्यू निकाल के वापस रख देते, तो उनको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन और ऐसा लेंगे जिसमें कॉम्प्लिकेटेड PI निकालना पड़े, जिसमें d स्क्वायर रखने पे 0 ना आए, तो फिर कैसे करेंगे, तो और भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इस तरीके के जैसे भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट अपने बुक में
आपको कॉलेज से बुक मिली होगी या नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे जो एग्जाम में आते हैं प्रीवियस ईयर के, आप सॉल्व कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं। बट मेरी कोशिश होगी कि आने वाले जितने भी लेक्चर है मैं वैसे ही क्वेश्चन डील करूं या वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूं जो आप एग्जाम में इजिली से कर पाए या जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ट्राई करते रहिए। थैंक यू।